अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। कुछ तो कहानी छोड़ जा, अपनी निशानी छोड़ जा। शैलेंद्र साहब का लिखा 2 बीघा जमीन फिल्म का ये नगमा। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 10th में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को हमने टोटल 9 टॉपिक में डिवाइड किया है और इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट में बनाया है। जो फर्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक होगी, यानी व्हाट इज रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरिया, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया और कंजर्वेशन। तो इसका एक पार्ट अलग से होगा और जो सेकंड पार्ट है ना इस वीडियो का, वो हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो एक बार जो टॉपिक है हम इसमें स्टडी करेंगे उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज रिसोर्सेज होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन के प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानेंगे, सतत विकास जो होता है। रियो डी जेनेरिया जो अर्थ समिट है, एजेंडा 21 है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। 5 टॉपिक जो हमारा होगा वो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया होगा। इसके बाद हमारा जो 6 टॉपिक होगा वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। आप सभी को पता है कि संसाधनों का संरक्षण कितना ज़रूरी है। अब जो 7 टॉपिक हमारा होगा ये सेकंड वीडियो में हम स्टडी करेंगे, लेकिन जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो लैंड रिसोर्सेज होगा, जो भूमि संसाधन है वो होगा। लैंड का यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे इसमें लैंड यूज पैटर्न, जो इंडिया में हम किस तरीके से जो इंडिया में पैटर्न है लैंड के यूज का उसको देखेंगे इसमें। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी जो मृदा होती है, मृदा में जो डिग्रेडेशन होता है उसको देखेंगे। साथ में उसके जो कंजर्वेशन के जो मेजर है उसको भी हम स्टडी करेंगे। 9 टॉपिक जो हमारा होगा वो सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो देखो इसमें हम टोटल 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा सॉइल प्रोफाइल होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था। फिर जो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे और लास्ट में जो हम देखेंगे वो होगा हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इरोजन का मतलब होता है जो मृदा होती है उसका अपरदन होना, जो अपर लेयर होती है ना वो बह जाती है, और उसका कैसे कंजर्वेशन करना है हमें वो देखेंगे। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है व्हाट इज रिसोर्सेज, यानी संसाधन क्या है। तो देखो जो संसाधन होता है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में हर वो चीज़ जो अवेलेबल है, हर वो थिंग्स या चीज़ जो सेटिस्फाई करती है हमारी नीड को, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। साथ ही साथ में वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी वो तकनीकी रूप से आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। इकोनॉमिकली फीजेबल हो, फीजेबल मतलब होता है आर्थिक रूप से जो संभव हो या फिर अफोर्डेबल हो, यानी वो महंगी ना पड़े हमारे लिए। तो इकोनॉमिकली फीजेबल हो। और लास्ट में है हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो उसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट एबल हो। यानी रिसोर्सेज क्या है, हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो और कल्चरली एक्सेप्ट एबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज। आपको जो आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है और इसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो रिसोर्सेज है ना वो क्या है, यानी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती है, सेटिस्फाई, जो नीड्स होती है ना ह्यूमन बीइंग की उसको सेटिस्फाई करती है। साथ ही साथ में आपको ये तीनों पॉइंट भी साथ में ही ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो रिसोर्सेज वो जाना, जैसे मैं एक रिसोर्सेज हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एजुकेशनल रिसोर्सेज हूँ। जिस यूट्यूब से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो। इसके अलावा जिस जो यूट्यूब चल रही है जिस डिवाइस में, वो जो मोबाइल है वो रिसोर्स है, इंटरनेट वो रिसोर्सेज है। तो ये जो सब चीज़ें नहीं, ये क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक, मैं भी एक रिसोर्सेज हूँ। तो ये हमारा रिसोर्सेज हो गया। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन चार टाइप से हमने क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ना वो बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उसकी उत्पत्ति, यानी बेसिस ऑफ द ओरिजिन का मतलब है उसकी उत्पत्ति के आधार पे, उस रिसोर्स का ओरिजिन के आधार पे। तो ये 2 टाइप के होते हैं, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, एबायोटिक मतलब अजैविक।
यानी कि जो बायोटिक रिसोर्स होता है ओरिजिन के आधार पे, इसमें ये लिविंग होता है, जबकि एबायोटिक जो होता है ना वो नॉन लिविंग होता है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज। इसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, यानी समाप्ति के आधार पे, समाप्य के आधार पे, यानी कि जो अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो उसका एंड होगा या वो रहेगा, यानी वो समाप्त होगा या रहेगा। तो उसके आधार पे दो टाइप के रिसोर्स होते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे। फर्स्ट इज रिन्यूएबल, सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हिंदी में कहते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसको जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो वापस नेचर में दोबारा आ जाता है, ठीक। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल होता है ना, उसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया, हमने उसको एक बार यूज कर लिया तो नेचर में दोबारा नहीं आता, अर्थ में दोबारा नहीं आता, तो होता है नॉन रिन्यूएबल। इसको हिंदी में कहते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी दोबारा नहीं बनाया जाने वाला संसाधन। इसके बाद जो सी है हमारा वो ओनरशिप के आधार पे है। ओनरशिप का मतलब होता है उसमें अधिकार किसका है, उसका प्रॉपर्टी राइट किसके पास है ना, यानी कि उसका स्वामी कौन है, स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे चार टाइप के रिसोर्सेज है। सबसे पहले इंडिविजुअल है, सेकंड नंबर पे कम्युनिटी है, थर्ड नंबर पे नेशनल है, फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल है। यानी फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। सेकंड नंबर पे जो कम्युनिटी वाला है वो है समुदाय संसाधन। जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है, नेशनल यानी राष्ट्रीय संसाधन। और जो फोर्थ नंबर पे है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ओनरशिप के आधार पे कितने रिसोर्सेज हो गए, चार टाइप के रिसोर्स हो गए, ठीक, यानी चार प्रकार के संसाधन है स्वामित्व के आधार पे। डी है हमारा डेवलपमेंट के आधार पे। डेवलपमेंट मतलब हमने उनका विकास किया या नहीं किया। तो देखो इसके भी तीन टाइप हैं, एक पोटेंशियल है, सेकंड डेवलप्ड है और थर्ड रिजर्व है। पोटेंशियल का मतलब इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है लेकिन इसका हमें पता है फ्यूचर में हम इसको यूज कर लेंगे। डेवलप्ड इसकी टेक्नोलॉजी भी है, इसको हम यूज कर रहे हैं अभी। और रिजर्व है कि इसकी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी इसको यूज नहीं कर रहे, फ्यूचर में यूज करेंगे, तो ये हमारा रिजर्व हो गया। तो इस तरीके से जो तीन डेवलपमेंट के आधार पे तीन हो गए। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, हमने वो एक बार जो ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको ज़्यादा डीप से जो इसके स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना 2008 में जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था 10th बोर्ड का, उसमें पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है उसमें जो फर्स्ट था हमारा ए था, वो था बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, यानी वो कहाँ से आए। तो उसके आधार पे दो हमने जाने थे, फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड इज बायोटिक। जो बायोटिक रिसोर्स होता है वो लिविंग थिंग्स होती है, उसमें लिविंग्स जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टिस जो होते हैं, ये सब इसमें किस में आते हैं, लिविंग में, बायोटिक में आते हैं, ठीक। इसके बाद जो एबायोटिक होता है, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग। जो अर्थ में नॉन लिविंग थिंग्स है ना वो आती है, जिनमें जीव नहीं होता, जो अजैव होती है, जैसे सोइल हुई, ये एबायोटिक का एग्जाम्पल है। वाटर एबायोटिक का एग्जाम्पल है, एयर एबायोटिक का एग्जाम्पल है, लाइट सनलाइट जो होती है, मिनरल्स, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पे जो रिसोर्सेज है हमारी अर्थ में, दो टाइप के, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। इसके बाद हमारा जो बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी यानी समाप्ति के आधार पे, मतलब वो कितने समय तक चलेंगे, उसके आधार पे, जैसा कि हमने पहले जाना था, दो टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल को हम हिंदी में कहेंगे नवीनीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कहेंगे हिंदी में अनवीनीकरणीय संसाधन। अब देखो इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमें जब फाइनल एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम या अभी भी कोई एग्ज़ाम देना है इसमें 10th क्लास में, तो हमें 5 पॉइंट जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना है। 5 पॉइंट पॉलिसी का मतलब है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो हमें 5 पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी अगर वो 3 मार्क्स का है तो उसमें कितने पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर आप इतने पॉइंट लिख दोगे ना तो उसको फिर नंबर देने ही पड़ेंगे, उसकी मजबूरी हो जाएगी, यानी आपको एग्जामिनर को क्या बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, ठीक। तो जैसे रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट है दोनों के। इसकी जो पॉइंट है ना, पांचों पॉइंट एक दूसरे से अपोजिट है। तो देखो आप इसमें डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में, वो भी जान सकते हो। साथ ही साथ में इसके जो
विशेषताएं वो भी इसमें दी गई हैं। तो देखो जो फर्स्ट है वो है कि जो रिसोर्सेज है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिप्लेनिश्ड इजीली हो जाते हैं, यानी कि ये वापस नेचर में दोबारा आ जाते हैं। यानी कि जब हम इनको एक बार यूज करते हैं तो वापस नेचर में दोबारा आ जाते हैं। जबकि अगर ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो फिर ये नेचर में दोबारा नहीं आते, ये रिन्यूएबल नहीं होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो रिसोर्सेज हैं ये वापस नेचर में दोबारा आ जाते हैं, अर्थ में दोबारा आ जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि असमाप्य संसाधन रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं, यानी असमाप्य संसाधन बोलते हैं। जबकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं जब हम इनका एक बार यूज कर लेते हैं ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, यानी ये समाप्य संसाधन हैं। इसके एग्जाम्पल आपको पता है, इसे जो रिन्यूएबल है उसमें एयर है, विंड है, वाटर है, सोइल है, सोलर एनर्जी है। ठीक, तो ये जबकि इसके जो एग्जाम्पल है मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स है, जैसा कि हमने 8th क्लास में भी सेम चैप्टर स्टडी किया था और उसमें भी क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा ही था जब हम 8th क्लास में थे हम सभी। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब देखो यहाँ पे इसको देखना, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी ये नेचर को और पर्यावरण जो होता है हमारा एनवायरनमेंट जो होता है उसको नुकसान नहीं करती है और वो उसको पोल्यूटेड नहीं करते हैं। जबकि ये जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल और जो मिनरल्स, ये नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम इनको एक बार यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये एविडेंडेंट होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर में दोबारा आ जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जब हम उनको एक बार एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, एक बार उनका यूज कर लेते हैं तो दोबारा नेचर में नहीं आते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कई सारे जो बच्चे हैं जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो रिन्यूएबल और रिसाइकल को एक समझते हैं, है ना। तो जबकि रिन्यूएबल और रिसाइकल दोनों डिफरेंट है। जैसे रिन्यूएबल तो जैसे क्या हुआ, अब कोई चीज़ है जो एनवायरनमेंट में हमने उसको यूज किया, जैसे एयर है, एयर को हमने एक बार यूज किया या फिर वाटर को एक बार यूज किया लेकिन वो वापस रिन्यू होकर दोबारा आ जाएगा। बट जैसे रिसाइकल का जो एग्जांपल है ना, जैसे इस तरीके से देखो, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने एक बार यूज किया वो वेस्ट हुई, लेकिन उसके मटेरियल को फिर से दोबारा यूज करके उससे दोबारा प्लास्टिक बैग बनाए जा सकते हैं, तो वो रिसाइकल होता है। यानी हिंदी में रिन्यूएबल होता है नवीनीकरणीय, जबकि रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रीय, यानी उसको दोबारा आप साइकिल में यूज कर सकते हो, रिसाइकलेबल होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी। जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना वो नॉन रिन्यूएबल भी हैं, साथ ही साथ में इनको हम रिसाइकल्ड भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को। ठीक, तो इस तरीके से हमारे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो टाइप की रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसमें स्वामी कौन है, उसके स्वामित्व किसके पास है। तो देखो उसके आधार पे हमने कौन कौन से देखे थे, इंडिविजुअल जो कि किसी प्राइवेटली किसी एक व्यक्ति का होता है या फिर एक संस्था का होता है या फर्म का होता है। दूसरा है कम्युनिटी, जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, समुदाय के जो संसाधन होते हैं पूरे पब्लिक के होते हैं। तीसरा था हमारा नेशनल, जो किसी राष्ट्र का होता है, नेशनल रिसोर्स पूरे देश का। और लास्ट था हमारा इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इनको एक बार बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति का उसमें अधिकार होता है। जैसे कि मान लो जियो है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो जो जियो है ना वो मुकेश अंबानी का है। तो मुकेश अंबानी क्या एक प्राइवेट व्यक्ति है, तो उसकी जो कंपनी है ना तो वो किसकी हो गई, उसकी इंडिविजुअल हो गई। या फिर जैसे गोविंद सर हैं, तो गोविंद सर मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, तो जो 2 बीघा ज़मीन है ना वो मेरी क्या है, इंडिविजुअल ज़मीन है। अच्छा, ये जो 2 बीघा ज़मीन है ना ये 1959 में आई हुई मूवी थी, और इसमें एक किसान परिवार होता है जिसके पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन होती है अपने घर का पालन पोषण करने के लिए। तो उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर रिसोर्सेज नहीं होते हैं किसी व्यक्ति के पास तो वो गरीब होता है और उसको कई सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है। तो 2 बीघा ज़मीन में ये चीज़ें दिखाई गई है। ठीक, और देखो इसके अलावा अपना क्या है, अपने जो चांद है ना मून, उसमें भी 400 बीघा की प्लॉट ले रखी है। अगले साल वहीं से जाएंगे और वहीं से आपको ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना वो कहाँ पे है, चांद में भी है। अपनी नेक्स्ट क्लास वहीं से होगी अगली बार से। इसके बाद देखो इंडिविजुअल हो गया किसी व्यक्ति का, प्राइवेट का।
इसके बाद जो सेकंड है ना वो कम्युनिटी का है। कम्युनिटी मतलब समुदाय का, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो जितने भी समाज के लोग हैं ना उनका इक्वल राइट है उसमें। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग हुई, या फिर प्ले ग्राउंड्स हुए, यहाँ पे हर बच्चा खेल सकता है, या फिर पब्लिक पार्क हुए, है ना। या जैसे गाँव में जो होता है ना ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब है कि जो गाँव में पशुपालन का काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसके लिए चारा चाहिए। तो यहाँ पे चारागाह होते हैं ये एक प्रकार से, यहाँ पे जो जानवर होते हैं ना उनको चराते हैं। ठीक, तो ये कम्युनिटी हो गए। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब जिसमें सभी जो मेंबर है ना सोसाइटी के, कम्युनिटी के, उसमें इक्वल एक्सेस करते हैं, इक्वल राइट होता है। तो ये हो गए हमारे सामुदायिक संसाधन। इसके बाद है भाई हमारा नेशनल रिसोर्सेज। तो जैसे नेशनल रिसोर्सेज से हमें सिंपल सा इतना समझना है राष्ट्रीय संसाधन से कि किसी भी देश की जो टेरिटरी है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है ना वो किसके हैं, इंडिया के हैं। यानी ये जो इंडिया का मैप है ना, तो इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं, इंडिया के हैं। यानी वो हमारी राष्ट्रीय संपदा है, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। अब देखो जैसे इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज आई है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब आपको बताना है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर लैंड बाउंड्री है, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, है ना, उधर म्यांमार आ गया, फिर बांग्लादेश आता है लास्ट में इस जगह, है ना, इस जगह बांग्लादेश। तो यहाँ से तो हमारी जो लैंड से बाउंड्री शेयर है, यानी इन देशों से तो क्या होता है, जैसे 1 इंच, जैसे ये लैंड है, ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर की इस तरफ अगर पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है, तो ये इंडियन रिसोर्सेज होंगे, यानी इंडिया का जो नेशनल रिसोर्सेज होंगे ये इधर होगा, तो ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज होंगे। लेकिन जो वाटर होता है ना, वाटर में जो बॉर्डर होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा 22 किलोमीटर ज़्यादा का बॉर्डर हमें मिलता है। देखो इसमें समझते हैं आसानी से और भी। जैसे मान लो ये यहाँ से पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है हमारा, इधर चाइना से लगता है, इधर म्यांमार से लगता है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान है। तो इनसे तो हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 1 इंच का भी हमें बेनिफिट नहीं होता है। 1 इंच उस तरफ तो भूटान होता है और 1 इंच इस तरफ इंडिया होता है, तो उनके अपने अपने नेशनल रिसोर्सेज हैं। बट जो ओशन होता है, जैसे ये इंडियन कोस्ट है, ये यहाँ पे इंडियन कोस्ट, जैसे ये गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये फिर उड़ीसा और बंगाल। तो ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, ये जो समुद्र तट है हमारा, तो इससे हमें 22 किलोमीटर या फिर बोले तो सिंपल बोले तो 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशन होता है ना, जो समुद्र होता है, वो क्या होता है हमारा टेरिटोरियल सी। यानी हमारे देश की जो सीमा है, अगर मान लो ये कोस्ट है इस जगह, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक या 22 किलोमीटर जो है वहाँ तक की जो बाउंड्री होती है ना, वो हमारी नेशनल बाउंड्री होगी। यानी कि जो समुद्र होगा ना वो हमारा समुद्र होगा। 22 किलोमीटर तक का जो समुद्र है ना वो हमारे देश का समुद्र होगा। तो वहाँ तक हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज है ना वो होंगे। आप देखो ये जो 22 किलोमीटर बाद का जो पूरा ओशन है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। यानी कि 22 किलोमीटर तक का तो जो समुद्र होगा वो हमारे देश का होगा या फिर दूसरे देश का होगा, जिस भी देश का कोस्ट है, तो वो तो उसका नेशनल रिसोर्स हो गया वो समुद्र तो। लेकिन जैसे 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर से आगे अगर हम ओशन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। देखो जो लैंड बॉर्डर है उसमें तो बिल्कुल फिक्स होता है कि इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर नेपाल है, इधर भारत है, ये फिक्स होता है। बट जो ओशन होता है, जहाँ पे समुद्र होता है, तो किसी भी देश के कोस्ट से 22 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है नेविगेशन में यूज करते हैं। जो ओशन होता है उसमें जो डिस्टेंस नापते हैं ना नॉटिकल माइल से नापते हैं। तो जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है ना उसमें 22.2 किलोमीटर होता है। तो 22.2 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस क्या होगी, हमारी नेशनल टेरिटरी होगी। यानी यहाँ तक हमारी आर्मी और जो हमारा कोस्ट गार्ड है वो भारत की सुरक्षा करेगा। इसके बाद इंटरनेशनल ओशन शुरू होगा 22 किलोमीटर बाद। अब देखो ये नेशनल रिसोर्सेज एक बार फिर से देख लेते हैं फाइनल, कि ये पूरे भारत के ये लैंड बाउंड्री हो गई। और इसके बाद ये ओशन में ये 22 किलोमीटर तक का ये जो पूरा क्षेत्र ये हमारा नेशनल रिसोर्स हो गया।
अब देखो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो देखो 22 किलोमीटर के बाद का पूरा जितना भी ओशन है, ये 22 किलोमीटर के बाद का जितना पूरा भी ओशन है ना, वो जितना भी ओशन है ना वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। यानी एक प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र होता है ये, इसके बाद से पूरा, ठीक ना। 22 किलोमीटर के बाद से जो पूरा समुद्र है ना वो इंटरनेशनल है। क्योंकि देखो क्या है, वहाँ पे किसी भी एक देश का ओनरशिप नहीं होती है, उसका आधिपत्य नहीं होता है, वो सभी देशों के लिए फ्री होता है और सभी देशों का उसमें इक्वल राइट होता है। और अगर उसमें से किसी को कोई रिसोर्स या फिर कोई कोई मिनरल्स निकालना है तो उसके लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी परमिशन लेके और हम वहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं या खनन कर सकते हैं या फिर कोई मिनरल्स वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। अब देखो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो देखो एक बार फिर इधर से आते हैं। ये जो 22 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है ये तो किसी भी देश की सीमा होती है। इसके बाद से 22 किलोमीटर के बाद से 200 नॉटिकल माइल्स तक 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे इंडिया है तो इंडिया के कोस्ट में ये यहाँ 22 किलोमीटर तक का जो समुद्र है ना हमारा, वो तो अपना है। उसके बाद उस 22 किलोमीटर से आगे का जो पूरा ये जो लाइन दिख रही है, ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी यहाँ पे जो देश है ना वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे यूएनओ है या फिर जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी परमिशन के बाद भारत वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनको निकाल सकता है। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे एक सी बेड अथॉरिटी है, सी बेड अथॉरिटी, उसका काम यही है कि कहाँ पे कौन से देश को मिनरल्स निकालने हैं, सी बेड अथॉरिटी। तो उसकी परमिशन के बाद कोई भी EEZ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना उसमें मिनरल्स निकाल सकता है। जैसे भारत को परमिशन दे रखी है अभी, तो जो भारत है ना वो इस जगह में मिनरल्स निकाल रहा है बे ऑफ बंगाल में, ठीक। तो ये हो गया हमारा EEZ। अब देख लेते एक बार ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप के आधार पे जो पहला रिसोर्स था हमारा इंडिविजुअल था यानी व्यक्तिगत, दूसरा हमारा कम्युनिटी था यानी सामुदायिक, थर्ड हमारा नेशनल था। नेशनल में हमने पॉलिटिकल बाउंड्री जानी, तो लैंड में तो देखो जो बाउंड्री है वो है ही सही, लेकिन समुद्र में हमें एक्स्ट्रा पॉलिटिकल बाउंड्री मिलती है 22 किलोमीटर की। इसके बाद हमने इंटरनेशनल रिसोर्सेज जाने। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में है कि 22 किलोमीटर के बाद का जो पूरा समुद्र होता है ओपन सी, वो पूरा इंटरनेशनल होता है। साथ ही साथ में देखो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप, वो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज ही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी देश की एकाधिकार नहीं है, उसकी मोनोपोली नहीं है वहाँ पे, ठीक। तो और फिर लास्ट में हमने जाना EEZ। तो 22 किलोमीटर के बाद से 200 नॉटिकल माइल्स का जो ओशन होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद हमने डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज देखे थे। तो देखो डेवलपमेंट के आधार पर 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है संभावी, यानी जब फ्यूचर, अभी उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि वो किस जगह पे है, यानी जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम उनको यूज करने लग जाएंगे, यानी वो संभावी संसाधन है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब हम उनको यूज करने लग जाएंगे। जैसे इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट में भी कौन से रीजन, इंडियन कोस्ट में भी जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये जो कोस्ट है, यहाँ पे एक मोनाजाइट नाम की सैंड मिलती है, मिनरल्स मिलता है। तो उसके अंदर थोरियम मिलता है। थोरियम एक एटॉमिक जो पावर जो होती है ना, एटॉमिक एनर्जी, उसको जनरेट करने वाला एक तत्व है। तो भारत फ्यूचर में जो थोरियम है ना उसका यूज करने लग जाएगा। तो जो थोरियम क्या है, इंडिया के लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है। जो थोरियम है इंडिया के लिए क्या है, संभावी संसाधन। इसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है डेवलप्ड रिसोर्स। तो देखो टेक्नोलॉजिकली जिसे हमने डेवलप कर लिया है, मतलब तकनीकी आधार पे हमने उसको विकसित कर लिया है और हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन सा रिसोर्स होगा, डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक, यानी विकसित संसाधन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड वो है स्टॉक,
स्टॉक का मतलब है कि देखो अभी हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की, है ना। लेकिन जब फ्यूचर में अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये जो स्टॉक रिसोर्स होंगे हमारे पास, जो स्टॉक रिसोर्स हैं, इनका यूज करना हम शुरू कर देंगे। यानी अभी हमारे पास इसके लिए एप्रोप्रिएट जिस टेक्नोलॉजी से उसको निकाला जाता है तकनीक से, वो तकनीक हमारे पास नहीं है। लेकिन जब वो तकनीक हमारे पास आ जाएगी तब हम इस रिसोर्स को यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारे लिए स्टॉक रिसोर्स। इसके बाद है रिजर्व। देखो टेक्नोलॉजी भी है इस रिसोर्स की, ऐसे रिसोर्स है जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी उनका जो प्रयोग है ना हमने स्टार्ट नहीं किया है। यानी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी उनने उसका यूज करना शुरू नहीं किया है। तो इस टाइप के जो रिसोर्स हैं वो क्या होंगे, हमारे रिजर्व रिसोर्सेज। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, स्टॉक और रिजर्व में। जो स्टॉक है उसके लिए तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात है यानी तकनीक की बात है। जबकि जो रिजर्व है ना उसके लिए हमारे पास तकनीकी है। ये देखो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है। इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं स्टॉक को, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास स्टॉक की, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रिजर्व की तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन उसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर रहे कि अभी उसकी हमने या तो हमें ज़रूरत नहीं है या फिर हम उसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है ना उसके आधार पर हमारे 4 रिसोर्स कंप्लीट हुए। फर्स्ट इज पोटेंशियल जिसको हिंदी में संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक। सेकंड है डेवलप्ड जिसको विकसित संसाधन कहते हैं। थर्ड है स्टॉक, है ना। और जो 4 है हमारा वो है रिजर्व रिसोर्स। तो इस तरीके से हमारे जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे वो कंप्लीट हो गए सारे। अब देखो जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम ये क्या अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। तो देखो एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें प्रेजेंट की जो ज़रूरतें होती है, जो नीड्स होती हैं, उनको तो पूरा किया ही जाता है, साथ साथ में जो फ्यूचर जनरेशन होती है ना तो उनकी जो नीड्स होती है उससे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यानी उनकी जो ज़रूरतें होती है ना उससे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उससे भी समझौता नहीं करते। यानी एक ऐसा विकास करते हैं जिसमें आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और उस विकास के होने के बाद जो फ्यूचर की जो जनरेशन है ना उनको भी नुकसान ना हो। यानी एक ऐसा विकास जो कि आज की ज़रूरतों को भी पूरा करता हो और फ्यूचर की जो आने वाली जनरेशन है उसके भी जो रिसोर्सेज हैं उस पर डैमेज नहीं करता हो, तो उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत आर्थिक विकास। अब देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको अचीव करने के लिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 कब 2015 में 17 गोल डिसाइड किए थे, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए। तो जो 17 जो गोल है ना जो डिसाइड किए गए थे उन्हीं को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। और ये 2015 में जो यूएनओ ने जो ये 17 गोल डिसाइड किए हैं इनको हमें अचीव करना है पूरे विश्व को 2030 तक, यानी 2030 तक हमें ये जितने भी गोल है ना इनको अचीव करना है। तो जैसे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से गोल है। जैसे फर्स्ट गोल है नो पावर्टी, किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं होनी चाहिए। 0 हंगर हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो। गुड हेल्थ हो, यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जैसे कोरोना जैसे अगर बीमारी फ्यूचर में आ भी जाए तो उससे हम लड़ सकें। यानी क्वालिटी एजुकेशन हो, यानी शिक्षा ऐसी हो कि जिससे हम शिक्षा तो मिले ही सही, साथ में हमें उससे जॉब भी मिले, हमें रोजगार भी मिले, तो उसको कहते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी हो, 5वां जो है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि जो मेल और जो फीमेल है इनके बीच में बराबरी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, सभी प्रकार की बराबरी हो। जैसे आपको भारत की संसद के बारे में हमारा एक सिविक्स में एक चैप्टर आएगा ह्यूमन कास्ट एंड जेंडर, तो उसमें आपको पता लग उसमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे ना महिलाओं की भारत में, यानी भारत की जो संसद है जिससे पूरे देश का कानून बनता है, जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है, वहाँ पे सिर्फ 12% लेडीज़ है। भारत की 78 जो फीमेल कैंडिडेट है, महिलाएं हैं वहाँ पे सांसद, कितनी सीट में से 545 में से, यानी 545 सीट में से 545 सीट में से कितनी लेडीज़ हैं, 78 लेडीज़, यानी इतना कम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी लेके आनी है, यानी
इसको बराबरी करनी है। क्लीन वाटर 6 गोल है हमारा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7 गोल है। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा 8 गोल है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी तो लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो 10 है हमारा वो है रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। जैसे आपको सबको पता है कि भारत में 98% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो सिर्फ 2% जो वेल्थ है ना इंडिया की, उसमें अपना जीवन यापन कर रही है, यानी वो अपनी लाइफ को जी रही है। 98% पॉपुलेशन, तो कितनी बड़ी इनइक्वलिटी है। इतने सारे लोग हमारे जो देश के हैं वो गरीब हैं, जबकि भारत के जो 2% लोग हैं, 2% जो लोग हैं उनके पास भारत की 98% जो वेल्थ है ना वो है। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है। तो इस इनइक्वलिटी को हमें समाप्त करना है, यानी गरीबी और जो अमीर, रिच एंड जो पुअर के बीच में इनइक्वलिटी उसको ख़त्म करना है। मेल और फीमेल के बीच में जो इनइक्वलिटी है इसको ख़त्म करना है ना। इसके अलावा जो जाति के आधार पे जो इनइक्वलिटीज़ हैं, कास्ट सिस्टम के आधार पे, कास्टिज्म के आधार पे या रिलीजन के आधार पे, तो इन सभी इनइक्वलिटीज़ को हमें समाप्त करना है। इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ है 11th, जिसमें अच्छे साफ स्वस्थ शहर हो, जिसमें अच्छी सड़कें हो, लाइटिंग हो, है ना, पार्क हो, ग्राउंड हो, प्ले ग्राउंड हो। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है 12 हमारा। जो 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन है, यानी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसमें पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास जो 13 है ना वो है। इसके बाद हमारा 14 है लाइफ बिलो वाटर। जितनी भी वाटर बॉडीज है, ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स, इसमें जितना भी फ्लोरा एंड फोना है, यानी जीव जंतु और वनस्पति है ना, तो उनको भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। सेम जो प्रोटेक्शन है वो लाइफ ऑन लैंड में देना है, यानी कि जो ज़मीन में जितने भी जीव जंतु, फ्लोरा एंड फोना है ना, उनको हमें प्रोटेक्शन देना है। 16 जो है वो कहता है पीस जस्टिस। देखो शांति और न्याय भी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए। और जो 17 गोल है ना वो कहता है कि जितने भी गोल हैं इनके बीच में जो विश्व के जितने भी देश हैं ना उनके बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो हमने स्टडी किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे फ्यूचर की जनरेशन को भी डैमेज ना हो, आने वाली उनको भी रिसोर्सेज प्रॉपर मिले। और इनको प्राप्त करने के लिए हमने 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए थे, जो कि कितने हैं 17, और हमें कब तक अचीव कर रहे हैं 2030 तक। ठीक, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया। इसके बाद हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ये 1992 में हुआ था। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है मतलब, तो देखो ये है साउथ अमेरिका, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। इसमें जो येलो कलर से नज़र आ रहा है ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील देश है। तो इसी का एक कोस्टल जो सिटी है उसका नाम रियो डी जेनेरियो है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले शुरुआत होती है 1968 में। 1968 में क्लब ऑफ जो रोम होता है ना, क्लब ऑफ रोम, वो डिस्कस करता है एनवायरनमेंट चेंज के बारे में। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बॉक्स में दे रखा है क्लब ऑफ रोम। तो वहाँ पे डिस्कशन होता है कि जो जिस तरीके से एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण बदल रहा है ना, और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो सबसे पहले जो डिस्कशन होता है ना वर्ल्ड लेवल पे, मतलब विश्व स्तर पर, तो कहाँ पे होता है क्लब ऑफ रोम में 1968 में। फिर 1972 में भी एक मीटिंग होती है इनकी। फिर 1972 के बाद सभी देश जो है ना यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, तो उसकी मौजूदगी में सारे देश कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो पर्यावरण है ना, एनवायरनमेंट है ना, उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाएगा, उससे रिलेटेड जो संधि है ना उसको करते हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारा, इसी को अर्थ समिट कहा जाता है, इसी को एजेंडा 21 कहा जाता है। यानी कि 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी देशों की एक मीटिंग कहाँ बुलाई गई, रियो डी जेनेरियो में।
और इसमें पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाए, एनवायरनमेंट का कैसे कंजर्वेशन किया जाए, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसी को कहा जाता है रियो अर्थ समिट, इसी को कहा जाता है एजेंडा 21। इसके बाद हमारा जो 5 टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो, आप सभी को पता है कि जो रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में लिमिटेड है, इंडिया में भी लिमिटेड है। वर्तमान में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 135 करोड़, इतने लोग। और भारत का अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखें हम वर्ल्ड के हिसाब से तो ओनली 2.4%, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था पहला ही चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन में जो ज्योग्राफी का था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल वर्ल्ड है उस वर्ल्ड का कितना ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया के पास, ओनली 2.4%, यानी 2.4% ही जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो दुनिया का इंडिया में है। और इसमें पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की? 17%, जो कि हमने 6th चैप्टर में जाना था ज्योग्राफी के में, पॉपुलेशन वाले में, यानी 17% आबादी है विश्व की। लेकिन विश्व का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 2.4%। तो इससे क्या है, इंडिया में जितने भी रिसोर्स है ना उनमें प्रेशर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो फिर हमारे लिए रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इंडिया में देखो जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है वो 3 स्टेज में की जाती है है ना। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से जो देखो रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, देखो यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, जो यूटिलाइजेशन है ना प्रॉपर हो, यानी उसका मैक्सिमम यूज हो और उससे मिनिमम एनवायरनमेंट को डैमेज हो, उसी को हम रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो देखो जो रिसोर्स प्लानिंग है उसको हम 3 स्टेज में करते हैं, यानी देखो हम उसको सर्वे करते हैं, पहले तो उस जगह की मैपिंग करते हैं कि वहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज है। तो जैसे उसको इन्वेंट्री रिसोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना। इसके बाद देखो इवोल्यूशन किया जाता है, जैसे हमें पता लग गया, हमने सर्वे किया और हमने मैपिंग करी, यानी देखो हमने फिजिकली किसी जगह में हम गए और हमने उस जगह का पता किया कि यहाँ पे ये रिसोर्सेज है, या फिर हमने सैटेलाइट से उसकी इमेजिंग ली, अंतरिक्ष से। सैटेलाइट क्या होते हैं, ऊपर से रेज भेजते हैं अर्थ के सरफेस में और वहाँ की फ़ोटो लेके और उस डाटा को डाटा सेंटर में भेज देते हैं। तो फिर वहाँ पे जो डाटा ऑपरेटर होते हैं ना उसको टेली करते हैं, उसको समझते हैं कि उसने क्या भेजा है। तो फिर उसका इवोल्यूशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वहाँ पे जो रिसोर्स है उसको डेवलप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर उसको डेवलप किया जा सकता है तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और जो स्किल है ना उसको भी डेवलप किया जाता है, ठीक। फिर लास्ट में जो होता है, अगर मान लो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फीजेबल हो वो रिसोर्स, तो फिर हम उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, यानी उसको हम बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि उस रिसोर्सेज को हम उस जगह से एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग हुई, है ना। और इंडिया में देखो रिसोर्स प्लानिंग का जो काम है वो योजना आयोग करता था 2016 तक, 2016 तक जो था ना कौन करता था, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। लेकिन 2016 में जो प्लानिंग कमीशन है ना उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। तो अब भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक। तो इस तरीके से 3 स्टेज में जो क्या किया जाता है इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग का काम किया जाता है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो आप सभी को पता है कि वन अर्थ है हमारे पास और एक ही देश है हमारे पास, यानी लैंड भी फिक्स है। अब इसमें रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और फ्यूचर में भी जो जीवन है वो समाप्त नहीं होने वाला है। तो हमें जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा हमें संरक्षण करने की ज़रूरत है, उनका कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। यदि वर्तमान समय में हमने रहते हुए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन नहीं किया तो फ्यूचर में जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो मानव जाति है उसका वो समाप्त हो सकती है, उसका एंड हो सकता है। तो जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं रिसोर्सेज का वो हमें कम करना पड़ेगा
और जो रिसोर्सेज जितने हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना होगा। और यूज भी रिसोर्सेज का इस तरीके से करना है कि जो पॉल्यूशन हो ना वो भी ना हो, यानी नेचर को भी वर्तमान में डैमेज ना हो। देखो जो रिसोर्सेज है ना इंडिया में सॉरी हमारी अर्थ में बनने में उसने मिलियन ईयर्स लिए हैं, यानी सालों साल लिए हैं, सदियां लगी उनको बनने में। लेकिन अगर हमारी ग्रीड के लिए, हमारे लालच के लिए अगर हम उनको आज ही समाप्त कर देंगे तो हमारी अर्थ में रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसलिए हमें जो अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज है उनको हमें सेव करना चाहिए। चाहे जैसे हम इसको व्यक्तिगत स्तर से कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअली कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कागज़ का यूज़ करते हैं, आप स्टूडेंट कागज़ का यूज़ करते हैं तो मिनिमम कागज़ का यूज करेंगे। तो जो कागज़ कम यूज करेंगे तो कागज़ की डिमांड कम होगी, यानी पेपर की डिमांड कम होगी। पेपर की डिमांड कम होगी तो पेड़ों की कटाई कम होगी। पेड़ों की कटाई कम होगी तो एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम होगा। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, आप सबको पता है ना। तो एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पे भी जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना चाहे वो फूड हो, फूड को हमें वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो हमारे क्लॉथ्स हो, है ना, या फिर हमारे जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो हो, है ना, या फिर जो तमाम जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिससे हमारी नीड्स पूरी होती है, हमारी जो नीड्स है ना वो सेटिस्फाई होती है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज है ना उनका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। इस तरीके से ये जो वीडियो है इसमें जो 6 टॉपिक थे हमने स्टडी कर लिए हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। देखो इस पहली वीडियो में हमने 1 to 6 तक के जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट किए हैं, है ना, 1 to 6 तक। जो 7 to 9 के जो टॉपिक होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगा रखा है। वहाँ से आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो शुरू कर सकते हो, पार्ट 2 शुरू कर सकते हो इस चैप्टर का। तो देखो सबसे पहले हमने रिसोर्सेज जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर वो चीज़, हर वो थिंग्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, साथ ही साथ में वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी तकनीकी रूप से सुलभ हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो, यानी कि आर्थिक रूप से वो संभव हो, साथ ही साथ में वो सांस्कृतिक रूप से भी एक्सेप्टेबल हो, यानी कल्चरली उसको लोग स्वीकार करें, समाज उसको स्वीकार करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स, ठीक, संसाधन बोलेंगे। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे। तो देखो जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो फर्स्ट टाइप के जो रिसोर्स थे वो थे हमारे बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के आधार पर 2 टाइप के रिसोर्स थे। फर्स्ट इज बायोटिक, जिसे हिंदी में जैविक कहा जाता है, जो कि एक प्रकार से लिविंग थिंग्स होती है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना सब आ जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड था हमारा एबायोटिक था, जिसे हम कहते हैं अजैविक। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, ठीक, सोइल, वाटर, सनलाइट, एयर, मिनरल्स, ये सब एबायोटिक में आते हैं। इसके बाद हमारा था जो सेकंड बी, वो था बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्ति के आधार पे। तो समाप्ति के आधार पे कौन कौन थे हमारे? फर्स्ट था रिन्यूएबल, सेकंड था नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम हिंदी में कहते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, और इसको नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। यानी समाप्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। फर्स्ट होता है नवीनीकरणीय संसाधन, सेकंड होता है अनवीनीकरणीय संसाधन, ठीक। इसके बाद हमने जो था वो बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे, यानी उसका स्वामित्व किसके पास है, उसकी जो उस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो किसके पास है। तो उसके आधार पे 4 थे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में सबसे पहले था किसी प्राइवेटली किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का हो, ठीक। कम्युनिटी जो था वो पूरे समाज का था, उसमें जो सभी पब्लिक जितने भी लोग हैं उनका इक्वल राइट था। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड उसके एग्जाम्पल थे, है ना, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, ये सब क्या थे? कम्युनिटी संसाधन, यानी सामुदायिक संसाधन। इसके बाद हमने बेसिस ऑफ ओनरशिप के बाद जो था वो थर्ड उसमें देखा था नेशनल रिसोर्स। तो जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसके अंदर के जितने भी रिसोर्स है, जो चाहे वो रोड्स हो, कैनाल्स हो, रेलवेज हो, मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयरपोर्ट, या जो पोर्ट होते हैं ना, वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो किस में आएगी? नेशनल रिसोर्सेज में। साथ ही साथ में हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जो है ना उसको भी समझा कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या होती है। तो जो ओशियन होता है ना, ओशियन में 22 किलोमीटर तक का भी जो क्षेत्र होता है ना वो किसी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, यानी 22 किलोमीटर तक का जो समुद्र होता है ना वो भी एक पर्टिकुलर देश की बाउंड्री है,
ठीक। इसके बाद हमने इंटरनेशनल रिसोर्स जाना, तो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद का जो पूरा ओपन ओशियन है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता था। और ये जो रेगुलेट होता है ना इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो किससे होते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उनसे इनको रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद हमने EEZ जाना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो 22 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र है 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो जोन है वो क्या है? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे जो रिसोर्सेज थे वो जाने, तो सबसे पहले था पोटेंशियल। इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और इसको हम यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में करेंगे, तो इसका एग्जांपल था थोरियम। इसके बाद हमने जाना था डेवलप्ड, जिनको हम टेक्नोलॉजिकली उनको हमने विकसित भी कर लिया, डेवलप्ड भी कर लिया और उनका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, यानी उनका प्रयोग भी हम कर रहे हैं। इसके बाद था स्टॉक। स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो जिनकी हमारे पास अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम उनका यूज करना शुरू कर देंगे। इसके बाद थे रिजर्व, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन हमने अभी उनका यूज करना शुरू नहीं किया है। तो डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पे जो रिसोर्स है जो वो कितने हो गए? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। इसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जाना था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास। तो इसका मतलब था कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना है, साथ ही साथ में जो फ्यूचर की जनरेशन है ना उनके भी फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उनकी ज़रूरतों को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत आर्थिक विकास। तो सतत आर्थिक विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने के लिए UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में 17 गोल डिसाइड किए थे। कितने गोल? 17 गोल। और उसको कब तक अचीव करना था? 2030 तक पूरे विश्व को अचीव करने हैं। इसके बाद हमने अर्थ समिट को जाना, तो 1992 में विश्व के सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे देश थे ना वो कहाँ पे इकट्ठे हुए? ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जनेरिया, वहाँ पे इकट्ठा हुए। और वहाँ पे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए और जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहे हैं, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उनको रोकने के लिए और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। उसी को कहा जाता है एजेंडा 21 या रियो अर्थ समिट। इसके बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग जानी, तो रिसोर्स प्लानिंग का जो भारत में काम है वो योजना आयोग करता था। योजना आयोग का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो भारत में रिसोर्स प्लानिंग का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। और 3 स्टेज में क्या होता है? रिसोर्स की प्लानिंग होती है। सबसे पहले उसका सर्वे या मैपिंग होती है, फिर अगर सर्वे और मैपिंग में पता लग जाए कि ये रिसोर्स हमारे काम का है तो उसको हम इवैल्यूएशन किया जाता है, उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और वो उसको स्किल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसका भी आकलन, एवैल्यूएशन भी किया जाता है। और फाइनल में जब हमें पता लग जाता है कि रिसोर्स अब काम का है तो हम उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो 3 स्टेज में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है, ठीक। इसके बाद था हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने जाना था कि भारत में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें हमारा जो करंट जनरेशन है उनकी तो नीड्स हमें पूरी करनी है, लेकिन फ्यूचर की जो जनरेशन है ना उनके लिए भी हमें जो रिसोर्सेज हैं वो बचा के रखने हैं, संसाधन बचा के रखने हैं। तो इस वीडियो में हमने 6 टॉपिक स्टडी किए थे पहले चैप्टर के। अब नेक्स्ट जो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें हम लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर और सोइल क्लासिफिकेशन, सोइल प्रोफाइल और सोइल इरोजन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।